जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए हम लोग एक पीवाईक्यू का सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि इकोनॉमिक्स से स्टार्ट होगी। कहाँ से? इंडियन इकोनॉमी से स्टार्ट होगी। इसमें आपका पूरा पीवाईक्यू कराया जाएगा। तो जब पीवाईक्यू कराया जाएगा तो हम आपको इस बात पे चर्चा करने सबसे पहले कि पीवाईक्यू इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है ना। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में, यानी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में ये चलेगी। चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई होंगी, लेकिन शब्दतः मैं उनको हिंदी में डिक्टेट करूँगा, ठीक है ना। एक एक शब्द को मैं हिंदी में डिक्टेट करूँगा, आप लोगों को मैं बताऊँगा कि इसकी हिंदी क्या है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और एक देखिए, क्योंकि आप इस बात को आप समझिए, देखिए इस बात को आप समझिए कि देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेलेक्ट क्यों ज़्यादा हो रहे हैं। सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि मैं भी मान रहा हूँ इस बात को कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं कंपैरेटिवली हिंदी मीडियम वाले। पर इसका आप फ़र्क समझ पा रहे हैं कि क्यों हो रहा है? वो इंग्लिश में कुछ अजूबा नहीं लिख के आ रहे हैं। बस ये है ना, थोड़ा सा मित्रों अंतर समझिएगा कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना, वो क्या कर रहे हैं कि वो जो चीज़ें उनको इंग्लिश में मिल रही हैं, क्योंकि इंग्लिश उनका लैंग्वेज है, वो पढ़ ही ले रहे हैं। लेकिन जो उनको हिंदी में मिलता है ना, वो भी पढ़ लेते हैं, वो है ना। आपने देखा है कभी कहते हुए, कभी कमेंट करते हुए, कभी दुखी होते हुए ये सुना है कि सर देखिए पीसीएस में 150 नंबर का पेपर हिंदी का होता है सर, हिंदी वालों को सर कहीं ना कहीं सर इम्पॉर्टेंस दी जा रही है। ये कहते हुए कभी सुना है? सर ऐसे में हिंदी वालों को नंबर ज़्यादा दे दिए जाते हैं, है ना। ये कभी कहते हुए सुना है? सर देखिए आरओ में हिंदी का एक पेपर होता है सर, ये कभी कहते हुए सुना है? नहीं, ठीक ना। वो अपना इंग्लिश तो पढ़ते ही हैं। देखिए यहाँ पे जब प्रीलिम्स होता है तो एक बहुत फेमस बुक है, एक ही किताब में से 20-20 क्वेश्चन मिल जाते हैं। वो इंग्लिश मीडियम में आती ही नहीं है ना। लेकिन कभी कहते हुए सुना है कि सर अब हम कैसे पढ़ें, मेरा तो जीवन समाप्त हो गया। एस्से की किताब जो है मेंस के टाइम में इतनी अच्छी आती हैं, 30-40 एस्से, 50 एस्से का जिस्ट आता है, और उसमें से एस्से मैच भी कर जाते हैं एग्ज़ाम में। पर ये कभी कहते हुए सुना है, कभी ये दुखी हो के ये कहते हुए सुना है कि सर मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हो पाता है, मेरा तो सिलेक्शन बस इसी वजह से रुक जा रहा है ना। तो देखिए वो अपना इंग्लिश में तो कंटेंट सारा वो पढ़ ही ले रहे हैं, वो हिंदी वाला भी पढ़ लेते हैं। और आप लोग जो हिंदी मीडियम वाले हैं ना, वो उनके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो हिंदी वाला भी ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। वो आधा समय अपना मतलब यही रोने, माथा पीटने में बिता देते हैं कि इंग्लिश तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे आधा समय, और आधा जो हिंदी आधा अधूरा पढ़ के जाते हैं एग्ज़ाम देते। तो हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वालों से ऐसा थोड़े है कि अगर ये पाएगा 650 तो हिंदी वाला पाएगा 300, ऐसा नहीं होता। हिंदी वाला 600 पा करके 50 नंबर से, 630 पा करके 20 नंबर से बाहर होता है। ये बस इसी वजह से, क्योंकि आप लोग थोड़ा भी एफर्ट नहीं करते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए, सबसे बड़ी ये समस्या है। तो ये सबसे बड़ा जो अंतर लाता है ना, और वही जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जो थोड़ा बहुत इंग्लिश भी एफर्ट कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, वो रिज़ल्ट लेके आ रहे हैं, है ना। उनका रिज़ल्ट आ रहा है। चलिए देखते हैं कि पीवाईक्यू इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसको हम क्यों ऐसे पढ़ें, क्यों ना हम जो है सीधे बुक उठा करके पढ़ लें पीवाईक्यू। बिल्कुल सही बात है सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के चैप्टर वाइज बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जो चैप्टर वाइज इसको निकालती हैं, है ना, जो क्या करती हैं चैप्टर वाइज इसको निकालती हैं। तो हम क्यों ना उठा करके उन्हीं के उससे पढ़ लें। तो बात सही है, बुक्स आप उठा करके पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ सकते हैं तो मैंने मना थोड़ी किया है। ये वीडियो बनाने का मतलब ये थोड़ी है कि आपको मैं मना कर दिया हूँ कि कोई किताब नहीं आपको पढ़नी है। पढ़िए, बिल्कुल शौक से पढ़िए। लेकिन बस समस्या एक ये आती है ना खुद से पढ़ते टाइम, कि सपोज़ कीजिए आप इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ना शुरू किए, है ना, चैप्टर नंबर 1 पढ़ना शुरू किया, तब तक तीसरा ही क्वेश्चन आ गया, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इज़ रिलेटेड टू नेशनल इनकम। अब ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, ये समझ ही नहीं आएगा, ठीक। तब तक अगला क्वेश्चन आ गया कि पर कैपिटा इनकम कंट्री की इतनी है, तब तक पर कैपिटा इनकम नहीं समझ में आ रहा है। तो जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से बेस नहीं कवर किया हुआ है, या फिर रिवीजन नहीं करते हैं, भूल जाता है, तो उनको पीवाईक्यू याद करने में भी बहुत समस्या आती है। और यूपी पीसीएस ये ठान लिया है कि भैया कम से कम तो हम 40% क्वेश्चन रिपीट ही करेंगे। तो पीवाईक्यू इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 40% क्वेश्चन वो रिपीट करता है, आप एक बात मान लीजिए, ठीक ना।
35 से 40 तो मतलब कहीं गया ही नहीं है, क्वेश्चन ही सीधे सीधे रिपीट कर देता है ये तो, है ना। तो आप इस बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगता है, ऐसा आपको लगता है कि अगर PYQ क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं रिपीट कर रहा है तो हम PYQ को क्यों पढ़ने जाएं, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात कि अगर बहुत सारे टीचर्स कहते हैं मार्केट में कि PYQ अब नहीं पूछता है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट नहीं करता है। अरे गधे, अगर रिपीट कर दिया तो क्या करोगे। पहली बात तो ये कि अगर मान लीजिए 10 ही क्वेश्चन रिपीट कर दिया और आप उसमें से सिर्फ 6 कर पाए ना, मान लीजिए ऐसा होता है कि आप भाई 150 में अगर आप बुक पढ़ते हैं तो यही कहीं होता है कि 70-80 क्वेश्चन आप कर ले जाते हैं, ठीक है ना। मिल जाएंगे आपको, बिल्कुल मिलते हैं, बुक से ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो गया ना कि ठीक है, इस 150 में से आपने 70 किए और 80 आप नहीं कर पाए तो आपसे कोई पाप नहीं हुआ, कोई पाप नहीं हुआ आपसे। लेकिन अगर PYQ से 10 क्वेश्चन भी आ गए ना, रिपीटेड 10 भी आ गए और उसमें से सिर्फ आपने 6 किए या 7 किए तो यहीं आपसे पाप हो गया। ये 3 क्वेश्चन का जो डिफरेंस है ना, मतलब इस घाटे को कोई आपका पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं ना वो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन सही मार देंगे। और आपसे नए 3 क्वेश्चन करने के लिए ना, जो नए जो 3 क्वेश्चन आते हैं वहाँ से ये 3 क्वेश्चन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक ना। तो अगर ये आया, अगर प्रश्न आया और आता ही है, चाहे कितना भी कोई चिल्ला ले, माथा पीट ले कि हमारे नोट्स में से आते हैं, अब PYQ में से नहीं आते हैं, हम ऐसा नोट्स तैयार करते हैं कि उसी में से 150 क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो ये गलत बोल रहा है। वो आते होंगे बिल्कुल उसके नोट्स में से, लेकिन PYQ का इम्पॉर्टेंस आप समाप्त नहीं कर सकते, ठीक। दूसरी चीज़, PYQ क्यों इंपॉर्टेंट, चलिए मैं मान लिया कि क्वेश्चन रिपीट ही नहीं हो रहा है, चलिए मैं मान लिया, है ना, क्योंकि आप भाई पूजा करते होंगे, जिन टीचर्स से आप पढ़ते होंगे वो टीचर्स, उन पर भी भरोसा होगा, तो करिए भरोसा, चलिए मैं मान लिया। लेकिन आप कोई भी बुक पढ़ेंगे तो कैसे आपको पता चलेगा कि इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। सपोज़ कीजिए 500 पेज की बुक है, तो क्या 500 पेज की बुक आप याद कर लेंगे। अभी एक जगह हमारी मेरे फ्रेंड से बात हो रही थी, तो वो कह रहा था कि भैया मेरी बुक रीडिंग बहुत स्लो है, मैं बहुत स्लो मुझे लगता है मैं बुक पढ़ पाता हूँ, ठीक है ना। तो यही बात है कि वो जो व्यक्ति हैं उनको एकदम अच्छे से PYQ रटा हुआ नहीं तो इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो तुरंत देखते ही पता चल जाता है कि ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये छोड़ देना है, ठीक ना। वो देखते ही पता चल जाता है। तो बुक रीडिंग बहुत तेज़ हो जाती है, क्योंकि आपको देखते ही पता लगने लगता है, अरे यहाँ से तो अब तक क्वेश्चन ही नहीं है तो मैं क्यों पढूं। तो आप फालतू के सारे टॉपिक्स आप छोड़ देते हो और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ डालते हो। और जब आप सिर्फ बुक पढ़ते हो ना, तो पता चले टॉपिक आपको टफ लगा तो आप छोड़ दिए, आसान लगा तो आप पढ़ लिए, तो होता क्या, सारा इंपॉर्टेंट नेग्लेक्ट हो जाता है और सारा फालतू वाला आप पढ़ जाते हो, ठीक। अब जैसे देखिए, जिसने PYQ नहीं देखा वो क्या करेगा, कैसे हवा चलती है, कैसे हवा बनती है ना, हवा किधर से किधर चल रही है, किधर गर्म है किधर ठंडी है ना, कैसे हवा उठती है कैसे बैठती है, वो सब पढ़ डालेगा। लेकिन जब वो जाएगा ना कि किस हवा को क्या कहते हैं, कहाँ की हवा का क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया की हवा का क्या नाम है ना, किस कहाँ के जैसे घास पूछता है कई बार कि कहाँ के ग्रासलैंड का क्या नाम है, कहाँ पे कौन सी हवा चलती है, उसका जो नाम है ना वो पूछता है, तो पता चले वो छोड़ देगा, ठीक है ना। और जो PYQ दिखेगा वो सिर्फ नाम याद करके चला जाएगा। तो ये जो टाइम इस पे दे रहे हैं वो इस पे दे देगा, है ना, और उसका क्वालिफाई हो जाएगा। तो एक रोड मैप आपको मिलता चला जाता है, एक आपको क्या है, दिशा दिखाने वाली चीज़ आपको मिल जाती है, ठीक है ना। आपको गेस करने में आसानी होती है कि अब अगली बार क्या आ सकता है, अगली बार क्या आ सकता है, ठीक ना। चलिए अब देखिए अगला, लेकिन समस्या क्या आती है, वही फिर बात वहीं आके अटक जाती है कि जब कोई तीसरा टॉपिक पढ़ेगा, जब जैसे ही वो तीसरे क्वेश्चन पे पढ़ेगा कुछ ऐसा आ जाएगा कि नेशनल इनकम एस्टिमेट किया जाता है NSO द्वारा। तो अब ये NSO क्या है, ठीक ना, अब ये स्टेट GDP क्या है, फिजिकल असेट क्या है ना, हाउस होल्ड सेक्टर क्या है, इस तरह के टर्म आए, GDP GNP, बड़े बड़े टर्म आ जाएंगे, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना, इस तरीके के टर्म्स आ जाते हैं बीच में, जो कि पता ही नहीं चलता है कि आगे क्या है पीछे क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका। तो PYQ याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक। तो उसी चीज़ का समाधान मिलेगा आपको इस वीडियो में, कि जो क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट है ना, आपको वहीं क्वेश्चन के साथ ही देन एंड देयर, उस क्वेश्चन के साथ ही आपको क्या होंगे, समझा दिए जाएंगे, ठीक ना।
तो आइए देखते हैं कि कैसे क्या करना है हमको, लेकिन वी विल बी स्टिक टू PYQ। हम लोग PYQ से एकदम चिपके रहेंगे, ज़्यादा इधर उधर भाग दौड़ नहीं करेंगे। ये क्रैश कोर्स है इकोनॉमी का, है ना, पूरा इकोनॉमी नहीं। अब आप ये मत कहिएगा, अब मैं यहाँ पे ये नहीं समझाऊंगा अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, अर्थ का मतलब क्या होता है, व्यवस्था का मतलब होता है, इको का क्या मतलब है, नॉमी का क्या मतलब है ना, कितने तरह की अर्थव्यवस्थाएँ होती हैं, अब ये नहीं। लेकिन हाँ, उससे क्वेश्चन आया है तो ज़रूर समझाऊँगा। जहाँ जहाँ क्वेश्चन आया है वहाँ वहाँ आपको कॉन्सेप्ट की कमी नहीं महसूस होने दूंगा। यही उद्देश्य है मेरे इस वीडियो बनाने का। वरना तो बहुत सारी बुक्स हैं, आप पढ़ सकते हैं, उनसे आप पढ़िए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये वादा कर सकता हूँ आपसे कि मात्र आप 30-30, 40-40 मिनट अगर आज ही से देना शुरू कर देते हैं ना, तो आपका मतलब आपको एवरेज से ऊपर पहुँचा दूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी कवर करूँगा मैं इसके साथ साथ, है ना। तो वहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो वो भी हो जाएंगे और PYQ भी हो जाएंगे। तो प्रीलिम्स निकालने भर का तो आप पढ़ ही लेंगे। इस आधे घंटे के 40 मिनट के सीरीज़ से ही आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक, दिन भर तो आप पढ़ते नहीं होंगे, दिन भर पढ़िए आप, है ना, 10 घंटा 12 घंटा, कई लोग 23.5 घंटा पढ़िए, लेकिन आधा घंटा इधर भी दे दीजिए, ठीक ना, आपको अंतर पता चलेगा। चलिए देखते हैं हम इसको कवर कैसे करेंगे, कैसे कवर अप करेंगे इसको। देखिए, जैसे सपोज किया आज पहला चैप्टर हम कंप्लीट भी कर लेंगे और उदाहरण स्वरूप हम देख भी लेंगे कि कैसे कवर होगा। पहला एक क्वेश्चन पूछता है ना, देखिए यहाँ क्वेश्चन है, मैं टॉपिक खुद मैं आपको बता दूंगा, है ना, और इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको खुद ही बताऊंगा। देखिए अब, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो यहाँ पे इसका आंसर है, इसका आंसर क्या है कि प्रीडोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्री। समझे इस बात का। अब सीधे सीधे आप रटेंगे इसको, प्रीडोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे, प्रीडोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्री नहीं। तो आखिर कैरेक्टर क्या है इंडियन इकोनॉमी का, इस बात को समझिए। तो ये ना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी टॉपिक है, वहाँ से ये टॉपिक उठाया गया है। तो अब देखिए हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ क्या है, हमारा किस तरह की हमारी जो इकोनॉमी है, डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है। तो हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी है, ठीक है ना। ये एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रही है, ठीक ना, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ और सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ रही है हमारी इकोनॉमी है। हमारी इकोनॉमी बेस किस पे करती है, किस पे, हमारी जो इकोनॉमी का बेस है वो क्या है, आधार क्या है, एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर से जो कि अब धीरे धीरे कम हो रहा है एग्रीकल्चर का, और हम लोग बढ़ रहे हैं, हमारी GDP में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किसका हो रहा है ना, एडिशनल जो ग्रोथ हो रहा है वो किसका हो रहा है, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का। और कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारी जो कृषि है, उसका जो हिस्सा है वो हमारे GDP में कम होता जा रहा है। तो आपको लगता है प्रीडोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्री कहाँ होगा, जहाँ पे इंडस्ट्रियल, जहाँ पे चीज़ें ज़्यादा होंगी और एग्रीकल्चर कम होगा, ठीक है ना। तो कैसे हो सकता है कि डोमिनेंस कैसे हो सकता है, एग्रीकल्चर का डोमिनेंस है ना। तो ये था ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, हु एडवाइज दैट इंडियन इकोनॉमी शुड नॉट बी कमोडिटी ओरिएंटेड। अब ये क्या मतलब है, ये कह रहा है कि किसने ये एडवाइस किया कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कमोडिटी ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता वाली नहीं होनी चाहिए, कि सिर्फ वस्तुओं पर उनका ध्यान है, ऑब्जेक्ट पर उनका ध्यान है, प्रॉफिट मोटिव पर उनका ध्यान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप ये समझिए इस बात को। एक अमर्त्य सेन जी, है ना, अर्थशास्त्री थे, भारत के अर्थशास्त्री थे और दार्शनिक थे, फिलोसफर थे ये, है ना, इकोनॉमिस्ट और फिलोसफर थे, जिनको भारत रत्न मिला था 1999 में। कब मिला था, 1999 में मिला था इनको भारत रत्न अवार्ड, जो कि अपने भारत का सबसे बड़ा कहीं ना कहीं अवार्ड है ना। वो इनको दिया गया था किसमें, वेलफेयर इकोनॉमी में, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था में, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको क्या मिला था, भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। तो कल्याणकारी का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं वो कल्याण करे, तो कल्याण किसका करेगा, जनता की। तो क्या कह रहा है, इनके कहने का मतलब क्या है कि जनता की तरफ उन्मुख हो, यानी कि जनता के लाभ को देखे कि जनता भी लाभ जनता को मिल रहा है कि नहीं, या फिर सिर्फ सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान होना चाहिए। तो कहाँ पे, जनता पे भी ध्यान होनी चाहिए, ठीक ना। नेक्स्ट, व्हाट इज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, ठीक ना। अब देखिए ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, इसको समझिए।
तो ये कह रहे हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इज रिलेटेड टू, इसका आंसर होगा अमर्त्य सेन, ठीक है ना, हु एडवाइज्ड, अमर्त्य सेन। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इज रिलेटेड टू नेशनल इनकम या फिर जीडीपी। अब नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, ये जैसे मान लीजिए भारत है, इसके अंदर उत्पादित होने वाली सभी गुड्स एंड सर्विसेज का जो फाइनल वैल्यू है एक साल के अंदर, है ना, उसको क्या कहते हैं हम, जीडीपी। इसको हम जीडीपी जितना भी टर्म आएगा अभी उसको आप मोटा मोटा पूरे राष्ट्र की इनकम के रूप में समझिएगा। अभी जब नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। तो इसको आप देखिए, तो ये क्या है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, और क्यों इसका नाम ये धर्म से आधारित क्यों है, ये क्या है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो प्रोफेसर राजकृष्णा थे ना, उन्होंने कहा था कि 1950 से लेकर के 1980 तक, 1950 से लेकर के 1980 तक जो हमारे अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ रेट था ना, वो बहुत धीमा था, बहुत स्लो ग्रोथ रेट था, ठीक ना। और उसके लिए प्रोफेसर राजकृष्णा ने मजाक में ही कहीं ना कहीं क्या कर दिया था, बोला था कि ये हिंदुओं की वजह से ऐसा है, क्योंकि हमारे राष्ट्र में हिंदू ज़्यादा हैं और वो बहुत मेहनती नहीं है, और इसीलिए क्या हो रहा है कि हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसका ग्रोथ बहुत स्लो हो रहा है, और ये इसको इन्होंने नाम दे दिया हिंदू ग्रोथ रेट, ठीक है ना, हिंदू ग्रोथ रेट नाम दे दिया। तो ये किससे संबंधित है, नेशनल इनकम के डेवलपमेंट से, मतलब या फिर ग्रोथ से, इकोनॉमी के ग्रोथ से। नेक्स्ट, प्रोपोर्शन ऑफ लेबर इन जीएनपी बिकम्स लो ड्यू टू, आप जीडीपी ही समझिए, है ना, अभी एक समझने के लिए आप बस इसको समझ लीजिए, प्रोपोर्शन ऑफ लेबर इन जीएनपी बिकम्स लो ड्यू टू, क्यों लो होता है, ठीक है ना, प्रोपोर्शन ऑफ लेबर। ये क्या कर रहा है, जो जैसे मान लीजिए कि पूरे राष्ट्र की, हमारे देश की इनकम है 100 रुपये, तो इसमें कह रहा है कि जो लेबर, जिस हिसाब से लेबर हैं उस हिसाब से इनका जो योगदान है इसमें बहुत कम है। वो क्यों कम है वो पता है, क्योंकि वेजेस लैग बिहाइंड प्राइसेस, इसका आंसर है वेजेस लैग बिहाइंड प्राइसेस। वो कम होता जा रहा है क्योंकि देखिए जिस हिसाब से भाई आप इकोनॉमी में जैसे जितना पैसा बैंक में जमा करेंगे, सेविंग करेंगे, जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहीं ना कहीं क्या होगा, आप इकोनॉमी के ग्रोथ में आप मदद कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेजेस लैग बिहाइंड प्राइसेस, इसका मतलब क्या है कि मूल्य, जो सामानों के मूल्य हैं वो तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो वेजेस है ना, जो हमारे लेबर्स को जो वेज मिलते हैं, वेज और सैलरी में क्या अंतर होता है, वेज पर डे जो मिलता है और जो सैलरी महीने में मिलती है, ठीक है ना, सैलरी एक मंथ में मिलती है, और जो रोज़ रोज़ वेतन भोगी होते हैं, रोज़ रोज़ वेतन उठाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वेजेस। तो पता चले जो सपोज कीजिए लेबर्स, जो हमारे यहाँ के लेबर्स हैं वो क्या है, पता चले मान लीजिए कि वो 200 पाते थे, तो अगले साल वो 225 रुपये पाने लगे, लेकिन पता चले जो दूध 100 रुपये लीटर था वो 150 रुपये लीटर हो जाए, तो क्या होगा, इनकी जो सेविंग है, जो इन्वेस्टमेंट का जो मौका, इन कहीं ना कहीं क्या होगा, वो कम होता चला जाएगा, वो है ना, और इनका प्रोपोर्शन जो है वो जीएनपी में इसीलिए कम होता है इसीलिए, ठीक है ना। पॉइनियर ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, है ना, यानी कि लिबरलाइजेशन में सबसे बड़ा हाथ किसका है ना, पॉइनियर, उद्धार करने वाले, लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन वाले लाने वाले कौन हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। एलपीजी रिफॉर्म जब लाया गया था 1991 में, और वो भी क्यों लाया गया था, इस बात को आप समझिए कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही थी। अभी आप बहुत ज़्यादा उसमें मत जाइएगा, है ना, देश घाटे में चलता चला जा रहा था, है ना, हमारे यहाँ जो फॉरेन एक्सचेंज, जो विदेशी पैसे हैं वो बहुत कम होता जा रहा था, ठीक है ना, उधार का कर्जबारी जो है वो बढ़ता जा रहा था हमारे देश पे। तो ये सोचा गया कि कैसे अर्थव्यवस्था में क्या किया जाए, तो एक रिफॉर्म लाया गया जिसको बोला गया एलपीजी रिफॉर्म, 1991 में लाया गया था। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा थे,
और जो फिनेंस मिनिस्टर थे वो मनमोहन सिंह जी थे, ठीक ना, वो मनमोहन सिंह थे। तो कहीं इसीलिए लिबरलाइजेशन जो ये लाया गया है ना, एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसके कहीं ना कहीं जो लीड किया वो किन्होंने लीड किया, मनमोहन सिंह ने। तो इसीलिए कहा जाता है पायनियर ऑफ लिबरलाइजेशन मनमोहन सिंह को। ये क्या था लिबरलाइजेशन, समझ में आ रहा है, यानी रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर इन लाइसेंसिंग, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी कि लाइसेंसिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, है ना, और रेस्ट्रिक्शंस को हटा देना, है ना, रिमूवल ऑफ एंट्री रेस्ट्रिक्शंस। जैसे मान लीजिए कहीं विदेश से हमारे देश में आना चाह रहा है तो उसके ऊपर पता चले दुनिया भर के कागज़ पत्तर बनवाने हैं, है ना, लाइसेंस लेने हैं तो दुनिया भर के कागज़ पत्तर बनवाने हैं। तो इसको हटाने की प्रक्रिया क्या किया गया, थोड़ा सी चीज़ों को क्या किया गया, जो हमारे रूल्स हैं उनको क्या किया गया, लिबरल कर दिया गया। उसी को क्या बोला गया, लिबरलाइजेशन। क्या बोला गया उसको, लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट है मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे देश की जो आर्थिक विकास है उसका सबसे एप्रोप्रिएट मेजर क्या है, कैसे मेजर किया जाता है उसको, ठीक है ना। मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, पर कैपिटा इनकम, ठीक है ना, पर कैपिटा इनकम है। अब आप पूछोगे मेरे से कि सर ये पर कैपिटा इनकम क्या है ना, पर कैपिटा इनकम है, ये तो आंसर पता चल गया, लेकिन सर आप बताइए पर कैपिटा इनकम क्या है। समझिए इसको उदाहरण से, अपने घर के उदाहरण से इसको हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके घर में मान लीजिए 7 लोग हैं, चाहे 5 लोग हैं आपके घर में, ठीक ना, और इसमें से 3 लोग कमाते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए पाँचों लोग, कोई 100 रुपये कमा रहा है, पाँचों लोग सपोज की कमाते, कोई 100 रुपये, कोई 10 रुपये, कोई 200 रुपये कमाता है ना, कोई सपोज कीजिए कि 300 रुपये कमाता है ना, और कोई 90 रुपये कमाता है, ठीक। तो अब क्या हो गया, ये 100, 110, ये 90 और 10 कितना हो गया, 100, और ये 200, 200 और ये 300 कितना हो गया, 500, और 5 2 700। सही तो जोड़ रहा हूँ ना, नहीं तो पता चले कि 3 2 5, 1 6 और 1 700, ठीक है ना, 700 रुपये हुए। अब देखिए, अब पूछा जाएगा कि पर कैपिटा इनकम क्या है, तो यही जो टोटल इनकम है ना आपकी 700 रुपये बटा 5, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो यानी ये आ जाएगा कि पर हेड कितनी टोटल इनकम हो रही है। तो एक मोटा मोटी इनकम की पर हेड टोटल इनकम कितनी आ रही है, पर पर्सन आपके घर का कितना कमा रहा है, एक मोटा मोटी इनकम निकल जाएगा, है ना। तो क्या होगा, यानी टोटल इनकम बाई पॉपुलेशन। तब जब यही कंट्री के लेवल पे कि कंट्री की टोटल इनकम और डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन, तो क्या आ जाएगा, पर कैपिटा इनकम, यानी पर हेड इनकम आ जाएगी, ठीक। तो ये सबसे अप्रोप्रिएट मेजर होता है किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ का। नेक्स्ट है हमारा चेयरमैन ऑफ नेशनल इनकम कमेटी 1949। 1949 में भारत की राष्ट्रीय आय मापने के लिए एक नेशनल इनकम कमेटी बनाई गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी जिसको बोला गया नेशनल इनकम कमेटी, ठीक है ना। किस लिए लाया गया, यहाँ भारत के स्टैटिस्टिक्स को, है ना, पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड जब भारत आज़ाद हो गया तो उसके स्टैटिस्टिक्स को कंपाइल करने के लिए और नेशनल इनकम निकालने के लिए एक कमेटी बैठाई गई, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था, पीसी महालनोबिस। 1949 में जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे, पीसी महालनोबिस। और जो अन्य सदस्य थे वो थे डॉक्टर गॉडगिल और VKRV राव। और जो हेड किए थे, जो चेयरमैन जो थे वो कौन थे, पीसी महालनोबिस, ठीक ना, पीसी महालनोबिस इसके हेड थे। और जो 2 अन्य सदस्य थे डॉक्टर गॉडगिल और VKRV राव, ठीक। बाद में देखेंगे कि यही जो VKRV राव हैं, ये जो VKRV राव हैं,
इन्होंने ही क्या किया, नेशनल इनकम को साइंटिफिकली कैलकुलेट किया। पहली बार नेशनल इनकम को साइंटिफिकली सिस्टमेटिकली कैलकुलेट किया, ठीक ना। नेक्स्ट क्या है, हाईएस्ट ग्रोथ रेट, यानी कि वो कौन सा वर्ष था जब भारत ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट अचीव किया था इकॉनमी में, ठीक है ना। वो कौन सा वर्ष है, तो वो है वर्ष 2006-07, वो है वर्ष 2006-07, है ना। ये एक सेकेंड, ये यहाँ पे एक मुझसे गलती हो गई है कि ये जो नेशनल इनकम VKRV राव ने साइंटिफिकली ये पहले ही कैलकुलेट करने का इन्होंने प्रयास किया था 1932 में ही, ये पहले ही इन्होंने कैलकुलेट करने का प्रयास किया था। बाद में इनको इस कमेटी का सदस्य भी बनाया गया था, है ना। तो ये कब कैलकुलेट किए थे, वर्ष भी याद रखेंगे, 1932। हाईएस्ट ग्रोथ रेट कब बताया मैंने, 2006-07 में। नेक्स्ट है नेशनल इनकम एस्टिमेटेड बाई, जो नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय, अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये पूरा टॉपिक है नेशनल इनकम वाला दूसरे चैप्टर में, ठीक ना। नेशनल इनकम एस्टिमेटेड बाई, अभी जानिए NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO द्वारा, जो कि पहले 2 पार्ट में डिवाइड था, NSSO और CSO। ये दोनों को क्या किया गया, 2019 में दोनों को मर्ज कर दिया गया। किसके कहने पे, C रंगराजन जी के कहने पे दोनों को मर्ज कर दिया गया और एक NSO, दोनों को मिला करके NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस क्रिएट किया गया, जो कि नेशनल इनकम को भी एस्टिमेट करती है और कितना कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है उसको भी एस्टिमेट करती है। अब आप मेरे से पूछोगे सर ये कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, तो कैपिटल फॉर्मेशन वो हुआ कि जैसे मान लीजिए सपोज़ कीजिए आपके पास पहले सपोज़ कीजिए कि आपकी फैक्ट्री है, उसमें सपोज़ कीजिए 5 मशीनें हैं, तो आप एक मशीन और ख़रीद के ले आए। अब टोटल कितनी मशीनें हो गई, सपोज़ कीजिए 2021 में आपके पास 5 मशीनें थी, 2022 में आपने एक मशीन और ख़रीद के लाई, आपके पास टोटल कितने हो गए, 6 मशीनें हो गई। तो ये जो एक मशीन आपने ऐड किया ना, ये क्या हो गया, कैपिटल फॉर्म हुआ। क्या हुआ, आपका कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, कैपिटल फॉर्म किया आपने एक वर्ष में पूरा कितना, एक मशीन का, तो यही हो गया कैपिटल फॉर्मेशन। तो पूरे राष्ट्र के लेवल पे देखा जाता है कि कितना कैपिटल फॉर्म हुआ है इस ईयर में, तो उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसका भी कैलकुलेशन कौन करता है, NSO करती है, ठीक ना। नेक्स्ट है GDP, जो GDP मैंने बताया था ना अभी, GDP GNP नेशनल इनकम, कुल एक तरह की मतलब कितना प्रोडक्शन हुआ है और कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है हमारी पूरी इंडिया की जो बाउंड्री है उसके अंदर, है ना। पूरे एक वर्ष में यही क्या होती है, GDP होती है, उसकी जो फाइनल वैल्यू निकल करके आती है वो क्या होती है, GDP होती है। तो जो GDP कैलकुलेट किया था उसका एक बेस ईयर होता है, ठीक है ना। जैसे देखिए उदाहरण समझिए कि बेस ईयर का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए आप एक तो कहते हैं कि देखो पिछले साल हमारे पास इतना था, हमारे पास देखो पिछले साल ये गाड़ी नहीं थी, इस बार ये गाड़ी आ गई हमारे पास। तो एक तो ग्रोथ रेट आप पिछले साल के कंपैरेटिवली करते हो, है ना, कि पिछले साल से इस बार हमारा कितना ग्रोथ हुआ। और दूसरा, जैसे मान लो कभी कभी कहते हो आप कि देखो अब हम लोग कितना आगे हो गए हैं, है ना, हमने इतनी मेहनत की, नहीं तो हमारे पास जब हम 2010 में थे, 2011-12 में थे, तो हमारे पास घर में कलर टीवी नहीं थी, हमारे पास कार नहीं थी, है ना, हमारे घर में टाइल्स नहीं लगे हुए थे, है ना। ऐसे इस तरह से बात करो कि देखो जब 2010-11 में हम लोग आए थे यहाँ पे, तो हम लोग की स्थिति ऐसी थी, ठीक ना। तो आप क्या करते हो, उसको एक बेस ईयर मान लेते हो कि वहाँ से हमारा डेवलपमेंट, आप ये नहीं कहते हो हम पैदा हुए हैं तब से हमारे पास ये, आप एक बेस ईयर मान लेते हो कि यहाँ से हम इतना डेवलप किए। तो वैसे ही कंट्री भी क्या करती है, एक बेस ईयर मान लेती है और वहाँ से हमारी GDP का कितना ग्रोथ हुआ है, क्या ग्रोथ रेट है, उसको जब मापती है तो उसको क्या बोलते हैं, एक बेस ईयर। तो हमारी जो GDP मापी जाती है उसका बेस ईयर क्या है, 2011-12, ये है हमारा बेस ईयर। पर कैपिटा इनकम मैंने समझा ही दिया आपको, यहाँ पे डिजिट जान लीजिए कितना है। पर कैपिटा इनकम अभी क्या है, 62,000 है अभी वर्तमान समय में पर कैपिटा इनकम, ठीक ना। नेक्स्ट
स्टेट हैविंग मिनिमम एंड हाईएस्ट पर कैपिटा। देखिए स्टेट का भी पर कैपिटा भाई घर का निकाला जा सकता है, कॉलोनी का निकाला जा सकता है, सिटी का निकाला जा सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है। कंट्री और स्टेट निकाली जाती है दोनों की, है ना। तो स्टेट में पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा कहाँ का है? एक तो सबसे कम कहाँ का है, सबसे ज़्यादा कहाँ का है, दो पूछ रहा है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो मिनिमम है बिहार का और मैक्सिमम है गोवा का। हाँ, बिहार का मिनिमम है पर कैपिटा इनकम, यानी यहाँ पे प्रति व्यक्ति पर हेड इनकम जो है वो कम है। सबसे कम कहाँ की है? बिहार की। सबसे ज़्यादा कहाँ की है? गोवा की। नेक्स्ट है हाईएस्ट, जैसे जीडीपी होती है ना कंट्री की, तो वैसे स्टेट की भी जीडीपी होती है। तो हाईएस्ट जीएसडीपी ग्रोथ रेट, ये आपका होमवर्क रहेगा कि ये आप पता करके आइएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि किसका है, आप अचंभित रह जाएंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, ये फिर से आ गया कैपिटल फॉर्मेशन पे क्वेश्चन। देखिए जो कैपिटल फॉर्मेशन टॉपिक है उस पर कितने सारे क्वेश्चन आए। मैं एक साथ रख सकता था इनको मैं, लेकिन मैं जानबूझ के मैंने अलग अलग रखा। मैं ऊपर नीचे कर सकता था इनको एक साथ, है ना, ताकि आपको एकदम पता चले, मतलब साफ साफ दिखे, है ना। जैसे जिस सीक्वेंस में आया हुआ है, यानी ये पहले आया है, ये बाद में आया है, ठीक है ना, और कई वर्षों के अंतर पर आया है, ठीक। तो देखिए नेक्स्ट, कैपिटल फॉर्मेशन जो है ये किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करेगा? जैसे मैंने बताया, आपने 5 से 6 मशीनें कर ली, तो कैसे कर लेंगे आप? कैसे कर लेंगे? पहले तो आप पैसा सेव करेंगे और फिर उसको इन्वेस्ट करेंगे। सेव करेंगे कुछ पैसे, फिर उसको इन्वेस्ट करेंगे मशीन में, दूसरी जगह स्पेंड कर देंगे, कहीं पे जाके एक्सपेंस कर देंगे कहीं पे जाके, तो नहीं हो पाएगा ना। जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी तो होगा ना कैपिटल फॉर्मेशन। तो किस पे डिपेंड करता है? सेविंग पे और इन्वेस्टमेंट पे, ठीक। एवरेज ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग इस समय कंट्री की कितनी है? एवरेज ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग जो है, जो सेविंग है वो कितनी है? 34.5% पैसे लोग क्या कर लेते हैं, लोग सेव कर लेते हैं लोग, ठीक। कंट्रीब्यूशन इन ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग, जो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग है ना, जो सेविंग ग्रॉस डोमेस्टिक आप मतलब मान सकते हैं कि जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ना, वैसे ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग की एक पूरे कंट्री के अंदर कितनी सेविंग कर ली गई, है ना, मोटा मोटी जब मापा जाता है कितनी सेविंग कर ली गई, तो उसको क्या बोला जाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग। तो ये कितनी है ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग, है ना, कितनी है ये ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग? तो आप ये सबसे पहले ये बात समझिए कि इसमें पूछता है दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा किसका है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा किसका है? तो वो है हाउस होल्ड सेक्टर का। किसका है? हाउस होल्ड सेक्टर। और जब क्रोनोलॉजी इनकी लेंगे, क्रोनोलॉजी, तो सबसे पहले हाउस होल्ड, ठीक ना, फिर प्राइवेट कॉरपोरेट्स, ठीक, आप इनको लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ तो जिनको लिखना हो वो लिख लीजिए। तीसरा है फिर पब्लिक कॉरपोरेशंस और चौथा गवर्नमेंट। पब्लिक कॉरपोरेशन और चौथा गवर्नमेंट है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं, है ना, लेकिन टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, टॉपिक वाइज बटा हुआ होना चाहिए। किसी भी पब्लिकेशन का लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। सब तो वहीं आयोग के क्वेश्चन पेपर से ही तो क्वेश्चन बनाया ना, कहीं कुछ अपना उनका इनपुट तो होता नहीं उसमें। तो क्या है ये? नेक्स्ट है थिंग्स हैविंग हाईएस्ट शेयर इन हाउस होल्ड सेविंग। अभी बताता हूँ हाउस होल्ड क्या है, अभी बताया मैंने, मैं बताऊँगा जरूर हाउस होल्ड क्या है। हाईएस्ट शेयर इन हाउस होल्ड, हाउस होल्ड में भी किसका सेविंग सबसे ज़्यादा होता है बताइए, क्या किसी को पता है? फिजिकल असेट का। अब देखिए दो चीज़ें हम देखेंगे कि हाउस होल्ड सेविंग क्या है और फिजिकल असेट क्या है, ठीक ना। तो देखिए हाउस होल्ड किसको बोलते हैं? जो घरेलू जो बचत है, जो आम जो घर के अंदर जो परिवार जो हिस्सा है, जैसे हम आप हैं, ये जो बैंक में सेविंग करती हैं, है ना, ये जो अपने बैंक्स में जाकर के सेविंग करती हैं, है ना, ये इंश्योरेंस के माध्यम से, म्यूचुअल फंड के माध्यम से, है ना, इन माध्यम से करेंसी घर में पैसे सेव करके जो लोग रखते हैं, तो वो क्या हो गया? वो हाउस होल्ड सेविंग कहलाती है। और फिजिकल असेट जो मैंने बोला कि हाउस होल्ड सेविंग में सबसे ज़्यादा सेविंग फिजिकल असेट में होता है, तो वो क्या है फिजिकल असेट? फिजिकल असेट मतलब जो हमें हाथ से जिन असेट को हम छू सकते हैं, जैसे किसी ने ज़मीन खरीद लिया, किसी ने घर बनवा लिया, किसी ने गाड़ी खरीद लिया,
किसी ने सोना खरीद के घर में रख लिया, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई आपकी फिजिकल असेट हो गई, ठीक है ना। तो अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पूरे लगभग 20-22 वर्षों में इतने प्रश्न आए थे, 22-25 वर्षों में, ठीक। तो आपने देखा कि यहाँ पे हो गया आपका लेक्चर समाप्त। आपने देखा कि जहाँ जहाँ पे कॉन्सेप्ट आया है मैंने बता दिया है, एक कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ रखा है, उसको इकट्ठा मैं नए लेक्चर में पढ़ाऊँगा, नेशनल इनकम, ठीक है ना। नेशनल इनकम ये मैं पढ़ाऊँगा आपको, क्योंकि ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, पूरा एक इसको टाइम चाहिए, ठीक है ना। क्या है जीडीपी, क्या है जीएनपी, क्या है नेशनल इनकम, है ना, ये वाला टॉपिक। और मैंने मोटा मोटी आपको जीडीपी की परिभाषा बता ही दी है, ठीक। तो ये मैं आपको समझाऊंगा। बाकी आपको कहीं अगर कोई दिक्कत हो रही हो किसी भी टॉपिक में, आप कमेंट करके मुझसे पूछें, वहाँ पे भी जवाब दे दिया जाएगा, और या फिर उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड कर लूँगा उसको, ठीक है ना। तो चलिए, इसी तरह से हमारा पूरा सीरीज़ चलेगा। आप ऐसे आधे घंटे 40 मिनट की, आज तो सीरीज़ थोड़ी सी लंबी हो गई है, क्योंकि आज थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला भी पार्ट इसी में ऐड हो गया है, ठीक ना, समझ रहे हैं आप, इंट्रोडक्शन वाला भी पार्ट इसी में ऐड हो गया। अब आप इसको क्या करिए कि देखिए, आप PYQ का क्या करिए ना, 1 लाइनर नोट्स बना लीजिए। आप उसका 1 लाइनर नोट्स बना लीजिए, उसको याद कर लीजिए। आपको चीज़ें समझ में आ गई, 1 लाइनर नोट बना लीजिए, आप उसको रट डालिए एकदम से, है ना, रट डालिए, उसको याद कर लीजिए और उसको बराबर रिवीजन करते रहिए। तो आपको देखिए, अब आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। अब जब आप बुक उठाएंगे तो आपको सीधे पता कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी पे प्रश्न आता है, तो मुझे उससे एक्सेस इन्फॉर्मेशन पढ़ना है, ठीक है ना। प्रोपोर्शन ऑफ लेबर इन जीएनपी, मतलब कि किसका कितना प्रोपोर्शन है, मुझे ये पढ़ना है, ठीक है ना। अमर्त्य सेन के बारे में पढ़ना है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ना है मुझे, ठीक है ना। ये नेशनल इनकम कमिटी में कौन कौन लोग थे, मुझे ये देख लेना है, ठीक। ये ग्रोथ रेट क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होती है, ठीक। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, बेस ईयर किसको कहते हैं, पर कैपिटा इनकम क्या है। तो ये देखिए, आपके सीधे सीधे आपको पता चल गया कि क्या क्या टॉपिक्स एग्ज़ाम में आपके पूछे जा रहे हैं। तो ये PYQ याद करने की ही तो बात पता चलेगा आपको, पहले कैसे पता चल सकता है। फिर आप कुछ भी पढ़ते रहेंगे, है ना, कुछ भी पढ़ते रहेंगे, तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है याद करना, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, कल हम देखते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कहाँ आपको क्या समस्या हुई, है ना। चलिए।